जय हिंद मेरे प्यारे बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग की तैयारी जोर शोर से चल रही होगी। बिहार पुलिस मद्य निषेध का आज हम लोग तीसरा सेट कवर करेंगे। इससे पहले 2 सेट इसी यूट्यूब चैनल पर करवा दिया गया है। अगर आपको इस टेस्ट का पीडीएफ चाहिए तो परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका, ठीक है। या फिर आप लोग इस नंबर पर भी पीडीएफ हाई लिख के अपना एग्जाम का नाम लिख देंगे 8676934039। इस नंबर पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और आज के टेस्ट का कट ऑफ रहने वाला है 65 मार्क्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न श्रृंखला स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो और टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। सही जवाब हो जाएगा आर.के. षणमुख चेट्टी, विकल्प डी हो जाएगा 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए भाग 8, ठीक है, जो आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान में इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 112, जो कि केंद्रीय बजट से संबंधित है। आर्टिकल 102 किससे संबंधित है, तो संसद सदस्य की जो निर्भरताएं होती है कि संसद सदस्य को कब सदस्यता निर्धारित किया जाएगा। आर्टिकल 101 किससे संबंधित है, तो संसद में स्थान का रिक्त होना, किस चीज का, संसद में स्थान की रिक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 113 जो है संसद में अनुमानों के संबंध में प्रक्रियाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। यहां पर नहीं वर्ड है, इसको ध्यान देना है एग्जाम में भी आप लोगों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्यमंत्री को, इसको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। इसमें जो है आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 217 के द्वारा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इसकी नियुक्ति 124 के द्वारा होता है, ठीक। तो ये दोनों भी फैक्ट क्लियर हो गए हम लोग का। अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि वह क्या, यदि वह राज्यसभा का सदस्य है तब। भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो मिनिमम एज होना चाहिए 25 ईयर्स यदि वह लोकसभा का सदस्य है तो। और संविधान के आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, जिसे लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। क्या चीज, ये नेसेसरी बताया गया है 6 माह के अंदर। नेक्स्ट, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकते। यहां पर भी नई वर्ड है, कीवर्ड ध्यान रखना आपको। यह है 48H, ठीक है, क्या चीज 48H। और अगर 48 घंटे की अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकता है तो भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, कौन सा, पार्ट 15 और आर्टिकल 324 टू 329 में जो निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिया गया, जिससे यह घोषणा जारी करना पड़ेगा। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल हुए थे। आप सभी को पता है यह शामिल किया गया था 1976 में 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है। सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री हुआ करते हैं इसके सदस्य। और इसका जो है संस्थागत तंत्र है, यह इसका गठन किया गया था, इस समिति का गठन हुआ था 3 मई 2005 ईस्वी को। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, इसको कहा जाता है आकाश गंगा, इसको गैलेक्सी कहा जाता है, ठीक है। और आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत किससे होती है, तो ये होती है H2 से, हाइड्रोजन गैस से होती है इसका निर्माण का शुरुआत। और हाइड्रोजन गैस से जो बने विशाल बादल के संचयन होता है उसको क्या कहते हैं, इसका जो हाइड्रोजन जो होगा अधिक मात्रा में जब हो जाएगा तो इसी को कहा जाता है निहारिका। इसको क्या कहा जाता है, निहारिका कहा जाता है इसको। और हमारी पृथ्वी की आकाश गंगा जो है दूध मेखला है, यानी मिल्की वे कहलाता है। क्या चीज, मिल्की वे कहलाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? ये एक, ठीक, जिसको क्या है, क्या कहते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा ही एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। कर्क रेखा है, कर्क रेखा कहाँ स्थित है? तो ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, उत्तरी अक्षांश में। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, क्षोभ मंडल। कौन सा? क्षोभ मंडल। साथियों, आप में से कुछ बच्चों को लग रहा होगा क्वेश्चन का लेवल डाउन है थोड़ा सा, तो आप लोग चिंता ना करें, 4-5 सेट आप लोग को ट्रैक पर लाने में लगेगा, उसके बाद इसका लेवल बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। सभी बच्चों को लेकर चलना है, आप लोग भी मैनेज कीजिए। पटाखा किस देश की मुद्रा है? सही जवाब हो जाएगा ये मकाऊ का है, मकाऊ का है पटाखा। पनामा की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो हो जाएगा बालबोआ, इसको कहा जाता है बालबोआ। और यहाँ पर जो है यूएसडी भी चलता है, यूएस का डॉलर ये भी चलता है। मैक्सिको का क्या हो जाएगा? तो पेसो, मैक्सिको की मुद्रा पेसो। लाओस की मुद्रा क्या हो जाएगी? किप कहा जाता है इसको। और मकाऊ की पटाखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? यह हो जाएगा शिलांग को। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? यह हो जाएगा अरावली की, ठीक है। और अरावली जो है सिरोही जिला में स्थित है। गुर शिखर जो है इसका सबसे ऊंचा चोटी है, कौन सा? गिर शिखर लिख नहीं, गुर शिखर, ठीक है, गुर शिखर। इसकी हाइट जो है 1722 मीटर है। पगलारिया बांध परियोजना, कौन सा? पगलारिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा असम में। और इस बांध की ऊंचाई कितनी है? इस बांध की ऊंचाई है 25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो यह जूट को जाना जाता है गोल्डन फाइबर के रूप में। और जूट का पहला कारखाना जो है कहाँ पर? 1855 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, स्थापना किया गया था, कोलकाता में। कोलकाता में एक रिसरा नामक जगह है, कौन सा? रिसरा, यहीं पर जूट का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा राजमार्गों से संबंधित है। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। 20, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ये जो है ना मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मोहनजोदारो का, मृतकों का टीला। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। और दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है मोहनजोदारो। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर भी था, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में है। कहाँ पर? लड़काना जिला, पाकिस्तान, ठीक। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक। और ईयर क्या था? 563 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? सही जवाब हो जाएगा कुषाण वंश के शासक थे, प्रतापी शासक। 78 ईस्वी में 78 एडी में अपना राज्यारोहण किया और इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। कौन सा? शक संवत, कुषाण के द्वारा ही चलाया गया था। और भारत सरकार द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च डेट है, 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में इसको यूज में लाया गया। और 78 ईस्वी को शक युग की प्रारंभ माना जाता है। और इसमें शासनकाल की चौथी बौद्ध संगति जो कुंडल वन में हुआ था, कहाँ पर? कश्मीर में। कुषाण ही शासक था उस समय, ठीक। और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, जिसमें धर्म का विभाजन हो गया था, बौद्ध धर्म का। कौन किसमें? हीनयान और महायान में बट गया था। और कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का था ये, ठीक है। हीनयान महायान में बता था ना, तो ये महायान संप्रदाय को मानने लगा था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय से जुड़ा हुआ। ये किससे? पुलकेशिन सेकंड से। इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया? इक्ता व्यवस्था लागू किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और 1226 ईस्वी में इस प्रणाली को शुरू किया गया था। इक्ता है ना एक भूखंड होता था जिसमें नियंत्रणकर्ता को मुक्ति या वली कहा जाता था। और यह भू क्षेत्र में कानून व्यवस्था के साथ भू राजस्व की वसूली करवाता था। और राजस्व का एक हिस्सा केंद्र को फवाजील के रूप में भेजता था। किस रूप में? फवाजील के रूप में ये केंद्र को भेज दिया करता था।
और इक्तादार का पद जो होता था वंशानुगत नहीं था, जैसे कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, ऐसा नहीं था, समय समय पर हस्तांतरित होते रहता था, जो कि नौकरशाही रूप देता था एक तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बुक्का प्रथम जो है, बुक्का फर्स्ट प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? सही जवाब हो जाएगा संगम वंश का संस्थापक था। हरिहर बुक्का द्वारा 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। कौन सा? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा किया गया था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर को विरोध किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, चांद बीबी ने, जिसको चांद खातून या चांद सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय मुस्लिम महिला योद्धा थी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा अबुल फजल की रचना है यह, और यह फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फारसी में लिखा गया था। कौन सा? आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा फारसी में लिखा गया। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप को उत्तमासा अंतरीप भी कहा जाता है। इसको उत्तमासा लिख देता हूं मैं यहां पर, उत्तमासा अंतरीप इस नाम से भी इसको जानते हैं। और यह दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है, और पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था, उत्तमासा अंतरीप होकर ही भारत की खोज करते हुए 1498 में भारत की खोज की थी। ठीक, ये कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका, विकल्प बी। नेक्स्ट, केरल में मोपला विद्रोह जो है, मालाबार विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में, अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। और मोपला समुदाय जो है उत्तर केरल के मालाबार तट पर रहते हैं, और ब्रिटिश जो उस समय थे उनके भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे, जिसके कारण यह विद्रोह की स्थिति पनप गई थी। मोपला विद्रोह के बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टैग कर लीजिए। चलिए 30, किंग जॉर्ज प्रथम और क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा 1911 में बनाया गया था। ठीक, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। ठीक, डेट था 24 सितंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं आप। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना की। यह स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प ए, पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यविद थे। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी इनकी याद में ही मनाया जाता है। कब? 29 जून को सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दर जो है संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें बैंक दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नगद राशि अनुपात जो होता है जिसको सीआरआर कहते हो आप लोग, वैधानिक तरलता अनुपात जिसको एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और आरबीआई द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। तो संबंधित बैंक इससे संबंधित होते हैं। प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? इनकम टैक्स, तो ये लागू किया गया था सबसे पहली बार 1994 ईस्वी में। ठीक, और ये सेवा कर जो है सर्विस टैक्स हुआ कर होता है जो प्रमुख रूप से किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? यह नहीं पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा पूंजी प्राप्ति होता क्या है? क्योंकि जब सार्वजनिक प्राप्ति को पूंजी प्राप्तियां कह सकते हैं, जिसमें सरकार के उत्तरदायित्व में वृद्धि और सरकार की परिसंपत्ति में कमी हो जाती है। उत्तरदायित्व में क्या होगा? उत्तरदायित्व सरकार का बढ़ जाता है और परिसंपत्ति जो होता है सरकार का कम हो जाता है, तो पूंजीगत प्राप्ति की स्थिति बनती है। इसके क्या क्या स्रोत हो सकते हैं? जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री किया जाए, जिसे विनिवेश किया जाए, जनता से उधार लिया जाए, आरबीआई के माध्यम से बॉन्ड जारी किया जाए, या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक से उधार लेकर, इन सभी माध्यम से जो है ये इसको पूंजीगत प्राप्ति यानी पूंजी को प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सा हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा कर, टैक्स नहीं है। ऋण वसूली हो सकता है, विनिवेश हो सकता है, उधार, कुल मिलाकर ये मान लीजिए आपको पैसे चाहिए, ऋण वसूली कीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, किसी से उधार लीजिए।
टैक्स देकर के पैसा प्राप्त थोड़े किया जा सकता है। वेरी इजी। चलिए अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ डैश को किया गया था। ये 2 फरवरी 2006 को किया गया था, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी दी गई थी, 100 डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर अस्मिता योजना की शुरुआत किया। ये सही जवाब हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और ये 8 मार्च 2018 को ये शुरुआत किया गया अस्मिता योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये बेसल में है, ठीक है, बेसल में है। और ये जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको BIS नाम से शॉर्ट आउट कर लेते हैं, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये हो सकता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया, मुख्यालय कहाँ पर है? बेसल में है, ठीक। और बेसल कहाँ है? तो बेसल कहाँ का है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड, ठीक। पंजाब में अनाज काटने के समय निम्न में से कौन लोक नृत्य प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा भांगड़ा। चलिए अगला प्रश्न, अरुण शौरी निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीता गेट्स बेल। इस पुस्तक का लेखन इन्हीं के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, क्या राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? डेट पूछा जा रहा है, 14 दिसंबर को। वेरी इजी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऊर्जा संरक्षण का सही अर्थ होता है कि ऊर्जा की अनावश्यक उपयोग को कम करके ऊर्जा का उपयोग, जो टैक्स होता है, ऊर्जा की बचत करने से टैक्स को अपनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 43 है, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में डैश के टीके की खोज के लिए दिया गया था। यह भी पता चल गया, नोबेल पुरस्कार मिला, कब मिला? 1901 में मिला। और किस क्षेत्र में मिला? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। और किस टीके की खोज के लिए? तो 3 क्वेश्चन तो क्वेश्चन में ही बन गया, 3 आंसर। और अब चौथा आंसर हम लोग टिक कर लेंगे, तो एक क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्टीरिया का टीका। इसी टीके की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है? किसके लिए? डिप्टीरिया की खोज। और एमिल वाम जो हेमरिंग थे, जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं को मिला था। उनका नाम था, लिख देता हूं मैं, डिप्टीरिया की खोज किया था एमिल वॉन बेहरिंग। चलिए एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बना है? यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपका बन रहा है। इसी तरह आप लोग भी क्वेश्चन क्रिएट करते रहो, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को एक विश्व विरासत स्थल भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ? 1987 में इसको शामिल किया गया यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। जियो का फुल फॉर्म क्या है? पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ये होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। कौन सा होगा? यहाँ पर दिया ही नहीं गया, मुझे दिख ही नहीं रहा है कोई। नहीं है, ऑप्शन बी में है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, दिख गया ऑप्शन बी। अग्नि 2 क्या है? 46 अग्नि 2 क्या है? तो एक भारत की मध्यमवर्ती दूर की बैलिस्टिक मिसाइल है, विकल्प ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में निबल को डैश भी कहा जाता है। निबल जो होता है इसको कहा जाता है आधा बाइट। ठीक है, आधा बाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? इसमें से इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करता है? शॉर्टकट की पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? तो गॉस नामक इकाई, गॉस जो होता है ना, एक चुंबकीय प्रेरण के मापन की सीजीएस इकाई है, और इसका नाम जो जर्मन के गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी थे कार्ल फ्रेडरिक, उनका नाम था कार्ल फ्रेडरिक, इन्हीं के द्वारा दिया गया था। तो ये मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण को। एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर। और इसका उपयोग जो है निश्चित स्तर से उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ये वॉट मीटर जो है, वॉट मीटर, तो वॉट मीटर से विद्युत शक्ति को मापने के लिए यूज किया जाता है। किसको? विद्युत शक्ति, कितना वाट का है। ठीक, और फैदोमीटर जो है, ये फैदोमीटर, तो फैदोमीटर में समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर से।
और बैरोमीटर से क्या होगा, तो वायुमंडल का दबाव, वायुमंडल दबाव फेदोमीटर से मापा जाता है। सारा चीज क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है, या नहीं पूछा जा रहा है, नहीं को पॉइंट आउट कीजिए, कौन सी नहीं होगी अदिश राशि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बलाघूर्ण। बलाघूर्ण जो है एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों डैश में होता है। तो ये जो होता है घर्षण जो होता है, जब दो वस्तु आपस में परस्पर संपर्क में आती है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर यानी उसके ऊपर गति करती है। तो इनके संपर्क तल से एक बल कार्य करता है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल जो होता है वस्तुओं की सतह की चिकनाई पर डिपेंड करता है, और घर्षण बल हमेशा वस्तुओं पर प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। तो ये क्या होगा, इसका विरोध करता है। विकल्प सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। और नील बोर ने किसका किया, परमाणु संरचना का सिद्धांत। लिख देता हूं, क्वेश्चन आए तो मारना है टिक। परमाणु संरचना सिद्धांत किसके द्वारा, नील बोर के द्वारा। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज, सभी को पता है आप लोग को, 8-9 से पढ़ते आ रहे हो। माइकल फेराडे, विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन इसका नियम माइकल फेराडे के द्वारा दिया गया। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, पानी को भाप में परिवर्तित करना। यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम डैश के प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है, आइसोबार्स हैं। ये किसका है, ये आइसोटॉप्स जो है एक ही तत्व में वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो गए लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 मोल ले लीजिए, ठीक है, तो इसका प्रोटियम हो जाएगा, ठीक। और इसका ड्यूटीरियम की बात की जाए, डी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं, तो क्या होगा, परमाणु भार इतना और परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या 2। ट्राइट्रियम की बात की जाए, टी लिखता हूं मैं यहां पर, क्या होगा, फिर हो गया ये सेम हो गया, ये चेंज हो गया। तो राइट आंसर जो इसका बन के आएगा ये हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। लेड संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है, H2SO4 का, ठीक। और एसिटिक एसिड जो होता है एक कार्बनिक अम्ल होता है जो सिरके का एक प्रमुख घटक होता है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल इसका क्या होता है फॉर्मूला, CH3COOH। आप बोलोगे ये क्या बताया आप, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एसिटिक एसिड के बारे में, लगभग एग्जाम में एक क्वेश्चन बन ही जाता है अप्रॉक्स। हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता कौन है। राइट आंसर होगा विकल्प बी, हेनरी कैवेंडिश। 1776 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस की खोज की गई थी, 1776 में, किसके द्वारा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है। जो ऑर्निथोलॉजी है ये संबंधित है पक्षियों के अध्ययन से, ठीक, पक्षियों के। मछली के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इक्थियोलॉजी। लिख देता हूं मैं यहां पर, एक वीडियो में मैंने बताया था लेकिन अभी फिर बता देता हूं, इक्थियोलॉजी। सरीसृप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हर्पेटोलॉजी, इसको कहा जाता है हर्पेटोलॉजी। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना आप लोग। कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ठीक। और पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी, जो कि प्रश्न यही था, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। ये रेड होता है एंथोसाइनिन के कारण, जबकि प्याज में पीला रंग जो होगा ये होगा क्यूरेस्ट्रीन के कारण। अगर पीला होगा कलर इसका तो टिक करके आना है, क्या टिक करना है, क्यूरेस्टीन के कारण, ठीक है। लाल पूछा जा रहा था ये हो गया। और वही अगर तीखापन जो होता है, अगर पूछा जाए कि प्याज में तीखापन क्यों होता है, लिख दूं यहां पर, तीखापन क्यों होता है, तो आपको इसके लिए टिक करना है, एग्जाम में आएगा ऑप्शन रहेगा, प्रोपाइल सल्फाइड के कारण। प्रोपाइल सल्फाइड के कारण प्याज में तीखापन होता है। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए किसी एंगल से, क्लियर है।
और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपर का संचय होता है। और इसके प्रमुख लक्षण जैसे कि पैर या पेट में फ्लूइड बन जाना होता है, फ्लड बन जाता है, बोलने या निगलने में दिक्कत आती है, और शारीरिक समस्याएं जो बनी रहती है, और अनियंत्रित गतिविधियां जो मांसपेशी में अकड़न रहता है। यही इसका मेन थीम है पहचानने का। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब है कि मोलस्का का है। नेक्स्ट, डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कणिकाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, इरिथ्रोसाइट्स। विकल्प बी, इरिथ्रोसाइट्स। और ये क्या होता है कि रुधिर का निर्माण दो प्रमुख घटक से होता है, प्लाज्मा जो कि 55 से 60% होता है, ठीक, और रुधिर कणिकाएं जो होती है 40 से लेकर के 45% तक होता है, 40 से 45% होता है। और रुधिर कणिकाएं में जो होती है लाल रुधिर यानी कि लाल रक्त, और श्वेत रक्त जो जिसको व्हाइट ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं, WBC। तो ये तीन जो प्रमुख कणिकाएं होती हैं इनसे मिलकर बना होता है। जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और मानव शरीर में जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, रेड ब्लड कप से होता है, इसमें लगभग कितनी होती है? RBC कितना होता है मानव ब्लड में? काउंट अगर पूछा जाए तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन बने तो टिक करना है 5 to 5.5 मिलियन। इसके बीच जो रहेगा या फिर सेम इट इज एज पूछ दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है। पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधे और जानवर रहते हैं डैश कहलाता है? वेरी इजी, जयमंडल। बच्चों वाला प्रश्न। दिसंबर 2024 में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ बुनियादी विकास हेतु एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितना ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, $500 मिलियन। नेक्स्ट, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों एंटीडीज को खत्म करने के उद्देश्य से इंडिया गेट को किन रंगों से प्रकाशित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, नारंगी और बैंगनी कलर से। क्लियर है? चलिए अब रीजनिंग के प्रश्न आ गए, पढ़ते जाइए और इसको सॉल्व कर। यदि दक्षिण पूर्व, उत्तर और पूर्वोत्तर, पूर्व पश्चिम बन जाता है और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदल जाए तो दक्षिण क्या बनेगा? जो यहाँ पर क्या दक्षिण पूर्व है, सबसे पहले डायरेक्शन आप बनाइए, यहाँ बना लेते हैं। दक्षिण पूर्व कौन सा होगा? तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, दक्षिण पूर्व ये होगा, ठीक। इस दिशा को कहता है उत्तर बन जाएगा, ठीक। और उत्तर पूर्व जो पूर्वोत्तर है ये नॉर्थ होगा, और ये ईस्ट है तो ये पूर्वोत्तर हो गया, NE हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया? साउथ ईस्ट हो गया। क्या कहा जा रहा है? दक्षिण पूर्व उत्तर, यानी दक्षिण पूर्व जो है ये क्या बन गया? नॉर्थ बन गया। और उत्तर पूर्व जो है, नॉर्थ ईस्ट जो है ये वेस्ट बन जाता है। और बाकी दिशाएं भी इसी क्रम में बदलते जाए, इधर से इधर क्रम में बढ़ रहा है, तो ये वाला दिशा कौन सा होगा आप लोग बताओ? तो इस तरह से ये दिशा जो बनेगा, किस तरह का दिशा बनेगा? तो आखिरकार ये घूमते घूमते आ जाएगा तो फिर आकर के नॉर्थ ईस्ट ही बन जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा? ये नॉर्थ ईस्ट की स्थिति बनेगी, उत्तर पूर्व। विकल्प सी राइट आंसर हो गया। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। बताइए यहां क्या है? A B C D, इधर से इधर जा रहा है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, ठीक। और यहां पर है इसी तरह देख लीजिए बढ़ेगा। A में क्या है? एक जोड़ा गया, ये भी कर सकते हैं, फिर एक जोड़ा गया, फिर एक जोड़ा गया, ठीक। B में क्या हुआ? B C D D E F दो जोड़ा गया, और F G H, ठीक, दो जोड़ा गया। C में C D E, ठीक, यहां पर तीन जोड़ा गया, इसमें भी तीन जोड़ा गया, ये तीन का क्रम चल रहा है। D में क्या हुआ? इसमें H जोड़ा गया, चार जोड़ा गया, फिर इसमें चार जोड़ा गया, ये चार का क्रम चल रहा है। तो यहां पर जो ये वाला स्थान होगा इसमें क्या आएगा? तब 5 वाली स्थिति बनाइए, यही ऑप्शन है, दूसरा तो कोई हो नहीं सकता है। तो E बाद F G H I J, इसमें 5 जोड़िए, ठीक, इसमें 5 जोड़िए और इसमें 5 जोड़िए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग देख लेना जोड़ के। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ये सारा क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। कुत्ता, कुतिया और घोड़ा का क्या होगा? तो घोड़ा का क्या होगा बताओ आप लोग? कुत्ता जो है ये क्या है? मतलब पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। और इसी तरह घोड़ा जो है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? फटाक से बताओ आप लोग। घोड़ी, विकल्प सी। विकल्प में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है।
यहाँ पर क्या होगा इसका, तो जो 2 125 3 है, तो ये क्या हुआ 2 + 3 कर देते हैं, इसका क्यूब कर देते हैं, क्या होगा 125 हो गया। इसी तरह 1 + 3 कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे, 64 हो जाएगा। अब इसी तरह देखेंगे कौन सा आएगा जो कि बीच के बराबर होगा। तो ये दिख रहा है मुझे 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 8, 8 × 8 = 64, 64 × 8 = 512। विकल्प डी दिख रहा है साफ साफ। ये सारे तो नहीं होंगे क्योंकि ये क्रम ही नहीं बन रहा है, 0 0 0। निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ये क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका सॉल्व किया गया। ज़्यादा यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो वीडियो लॉन्ग होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। निम्नलिखित 4 अक्षर संयोजन में से किसी 3 निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर संयोजन उस समूह से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प, मिला देख लेते हैं कौन सा नहीं होगा। पहला है क्या है, m में n जोड़ा गया, फिर इसमें -7 जोड़ा गया। m में क्या किया, 1 जोड़ा तो n हुआ, और यहाँ पर लिखते हैं m में क्या हुआ, +1 जोड़ा तो n हुआ, फिर -7 हुआ तो g हुआ। ठीक, STM का देखते हैं, s में क्या हुआ, +1 जोड़ा गया t हुआ, फिर माइनस जोड़ा गया m हुआ। HED का देख लेते हैं, h में -3 e हुआ, फिर -1 जोड़ा गया तो d हुआ। ABU का क्या बेटर है, a + 1 क्या हो गया b, फिर -7 जोड़ा गया तो ये u की स्थिति बनी। तो यहाँ पर जो है संबंधित कौन सा नहीं है, तो डिफरेंट तो यही हो रहा ना, -3 हो रहा पहले, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। साथियों अभी जो ये क्वेश्चन मैंने अभी छोड़ा इसका लॉन्ग सॉल्यूशन है, तो इसके लिए मैंने अभी बात शुरू में ही बता दिया था कि परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। परीक्षा वाटिका ये सर्च करना है टेलीग्राम पर, एक बार में आ जाता है चैनल हमारा, और या इस नंबर पर भी आप लोग, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा इसका PDF। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए आप लोग, पत्तों की गड्डी में इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है, बताओ आप लोग क्या हो सकती है इक्का निकालने। तो ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है, बहुत बच्चों को पता होगा, नहीं होगा, 52 होता है, ये ध्यान रखना है। और ताश में इक्का की संख्या कितनी होती है, इक्का की संख्या 4 होती है। तो ताश की गड्डी से इक्का निकालेगा तो क्या होगा, 4/52 कर दीजिए, क्या होगा 13 चौक 52, 1/13। राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प डी। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 15 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ जो k है इसका मान ज्ञात करना है, तो क्या हो सकता है बताओ आप लोग। इसको जोड़ दिया जाए तो माध्य क्या होता है, सिग्मा f = क्या होता है, यहाँ पर देखिए 27 + k, इसको जोड़ने के बाद आ रहा है, और सिग्मा fx क्या आ रहा है, यह आ रहा है, कैलकुलेट कर दे, चलिए कैलकुलेट करने के बाद इतना आ रहा है। ठीक, तो माध्य का मान पूछ रहा है, माध्य निकालने पूछ रहा है, तो क्या होगा 445 + 10k / 27 + k = 15, यही हुआ ना। अब देख लीजिए यहाँ पर, इसको कैलकुलेट कीजिए, 445 में से 15 यहाँ पर ये कर लीजिए, तो 10 में से 15 k में से यहाँ पर ये हो गया, इसको गुना करेंगे तो k में आएगा, 15 k में से गया कितना हो गया 5k, और 445 - 405 ये हो जाएगा इधर 3 5 8, k का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए यहाँ पर 8। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, बहुत ही कम जगह है, यहाँ पर सॉल्व करना मुश्किल, आप लोग को सही से दिखेगा नहीं, तो यहाँ पर इसका 8 आ जाएगा मान निकल के। ठीक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -4 4 और 4 0 के मिलान रखने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये कौन सा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है, यदि 25 रुपया प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदे तो 3 नारियल मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल का प्रभावी छूट क्या है। तो जो फ्री नारियल है वो कितने हैं, 3 है। कुल नारियल कितना है, टोटल नारियल 15 है, तो प्रभावी छूट परसेंटेज क्या होगा 3/15 × 100 कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 20 100, 20%, विकल्प सी राइट आंसर। यदि cot a = 15/8 है तो tan 2a का मान क्या होगा। तो cot a क्या है 15/8 है, तो tan a का मान क्या होगा 8/15, उल्टा हो जाता है 1/10।
ठीक, 8/15 होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है 10 2a का मान क्या होगा, तो ये होगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक, अब यहाँ पर इसका मान रख दीजिए 2 इंटू 8/15 अपॉन 1 माइनस 64 अपॉन 225। इसीलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाहता हूँ मैं कि जगह ही नहीं मिल पाता, अब क्या करूँ। चलिए इधर, अब इधर से इसको लेकर चलते हैं इधर साइड, सॉल्व करना ही पड़ेगा, अब स्टार्ट कर दिया मैंने। ये हो जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 16 इंटू 225 अपॉन 15, 3 5 15, ये हो गया 161। ये हो जाएगा कितना, 240 अपॉन 161, 240 अपॉन 161 इसका ये हो रहा। तो देख लीजिए विकल्प 20 का करेक्ट आंसर हो गया 240 अपॉन 161। चलिए अब अगला देखा जाए प्रश्न, इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, यहाँ पर घिसा पिटा सॉल्यूशन हो पाया, सही से नहीं दिख पा रहा होगा आप सभी को, इसका सॉल्यूशन दे दूंगा मैं। पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। ठीक है, और मयंक ने गिटार के लिए 3828 का भुगतान किया, तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया होगा। तो पीयूष जो राशि का भुगतान किया, पीयूष, ठीक, किसने, पीयूष ने, इसको x मान लेते हैं, क्या होगा x इंटू 116 अपॉन 100 इंटू 132/100, ये निकल के आएगा 3828। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, x का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 3800, x का मान क्या यहाँ पर पुट करते हैं, 3828 इंटू 100 अपॉन 116 इंटू 132, कितना है 2500 निकल के आएगा। ठीक, तो राइट आंसर क्या हो गया, विकल्प ए। ठीक, ये सॉल्यूशन किया हुआ हमारा, इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि जगह मिलता ही नहीं है, सॉल्व नहीं करूँगा तो बोलोगे सर सॉल्व भी नहीं करते हो आप क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट टिक करता हूँ 1/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, इसका मान 1 आएगा निकल के। ठीक, क्योंकि साइन थीटा यहाँ पर संदर्भित कर देता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, और यहाँ पर निकल के जो आएगा कॉस 37 डिग्री अपॉन कॉस 37 डिग्री निकल के आएगा, तो कितना आएगा मान निकल के, एक ही होगा ना। चलिए अंग्रेजी और हिंदी के दो प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ज़्यादा कराएंगे, अभी बाद में जब फुल लेंथ टेस्ट करेंगे तो फिर देखेंगे, अभी भी फुल लेंथ हो रहा है लेकिन ज़्यादा प्रश्न लेकर के। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन कैन यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, रिफ्यूजल है, किससे संबंधित है ये रिफ्यूजल जो है, रिफ्यूजल तो ये है डिक्टेटोरियल यानी तानाशाही से संबंधित है, विकल्प इसका राइट आंसर होगा। ठीक, और बेनेडिक्टरी क्या होता है, बेनेडिक्टरी मतलब होता है मंगलकारी, मंगलकारी, ये डिक्टेटोरियल होता है तानाशाही, तानाशाही। जो एडल्ट्रस होता है ये होता है व्यभिचारी, व्यभिचारी। ठीक, आइडेंटिटी होता है बेवफाई, बेवफाई। चलिए फटाफट इसको करते चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसका राइट आंसर होगा टैकल, टैकल। फैटल मतलब क्या होता है, घातक। ठीक, ब्रूटल मतलब होता है क्रूर। ठीक, उसके बाद मेटल होता है धातु, क्लियर है। टैकल मतलब होता है उलझना। जो टैकल है यहां पर गलत दिया गया है, शुद्ध वर्तनी इसका होगा TACCAL नहीं होगा, ये होगा TACKLE, ये ओरिजिनल होगा, इसका मतलब होगा उलझना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यहां पर है स्टेटमेंट पढ़िए, वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ लॉन्ग डैश विथ आवर फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा इसका ड्राइव। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम, टू बियर फ्रूट, टू बियर फ्रूट इसका क्या होगा, टू पुट इन हार्ड वर्क। ठीक, टू पुट इन हार्ड वर्क। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर चूज करने कहा जा रहा है, स्टेटमेंट है पहला, ही इज द मोर इंटेलिजेंट, सेकेंड पार्ट है एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और पार्ट चौथा है यहाँ पर आवर ऑफ आवर क्लास, इसका राइट आंसर जो बन के आएगा ये होगा ऑफ आवर क्लास। जो होता है ना लॉन्ग ड्राइव से संबंधित होता है, ये ट्रेवल से संबंधित होता है यहाँ पर, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं है ना, ट्रेवल वाला ऊपर था ना, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा ये होगा द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑप्शन है द मोर इंटेलिजेंट, ये पर यहाँ पर एरर है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अट्रैक्ट, अट्रैक्ट क्या होता है, अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, आकर्षित करना। ठीक, इसका क्या पूछा जा रहा है, तो सिनोनिम पर्यायवाची पूछा जा रहा है,
तो इसका सिनोनिम निकल के आएगा इंटाइस। इंटाइस मतलब होता है लुभाना, लुभाना, आकर्षित करना, सेम होता है। रिपील का मतलब क्या होता है? पीछे हटना, पीछे हटना। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ठीक। और डिसगस्ट मतलब होता है घृणा करना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहां पर जो करेक्टली स्पेल्ड है ये हो जाएगा मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म, ये सही है, विकल्प सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। यहां पर क्या कहा जा रहा है? एंटोनिम कहा जा रहा है अकवर्ड का। अकवर्ड का एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, अकवर्ड मतलब होता है भद्दा, ठीक है, भद्दा या अजीब, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, दोनों हिंदी वर्ड सही ही है। इसका एंटोनिम निकल के आएगा ग्रेसफुल, सुंदर। ग्रेसफुल मतलब सुंदर। अनईजी मतलब क्या होता है? व्याकुल, ठीक है, इसका होता है व्याकुल। इनिलिजेंट मतलब होता है अशोभनीय, अशोभनीय। इन सब का भी एंटोनिम आप लोग एक बार गूगल कर लेना। बल्कि मतलब होता है बड़ा, ठीक। इसका एंटोनिम और सिनोनिम दोनों देखना है, जितना ऑप्शन में है यहां पर दिया हुआ। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कैपिटिविटी, जितना मैं बोलता हूं ना आपको वो होमवर्क के रूप में लीजिए, उसको करते रहिए ताकि एग्जाम में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। कैपिटिविटी होता है, इसका पूछा रहा है एंटोनिम, उल्टा वर्ड पूछा जा रहा है कैपिटिविटी। तो कैपिटिविटी क्या होता है? सबसे पहले इसको जान लीजिए। ये होता है दासत्व या बंधन, बंधन या दासत्व। जैसे नौकर होता था ना, पहले दास बनाए जाते थे। इसका एंटोनिम पूछा जा रहा है, इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या होता है? स्वतंत्र या स्वतंत्रता, ठीक। एलिवेट, एलिवेट मतलब होता है उठाना, होता है ना एलिवेटर, जैसे सीढ़ी होता है ना, देखते हो स्टेशन वगैरह, मॉल वगैरह। टम्बल मतलब होता है गिराना, ठीक। और प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है संपन्नता, संपन्नता, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये है स्टडी ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ डिजीजेस जो है यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट जो बनेगा ये पैथोलॉजी बनेगा, जिसका मतलब होता है रोग निदान, पैथोलॉजी, विकल्प बी। चलिए अब हिंदी के प्रश्न देखिए। सुलभ शब्द का विलोम क्या होगा? सुलभ का विलोम हो जाएगा दुर्लभ, ठीक। और लभ्य मतलब क्या होता है? जिससे लाभ, जिससे प्राप्त ना किया जा सके। और दुर्दम्य क्या होता है? जिसे कठिनाई से दबाया जाए। और दुष्प्राप्त क्या होता है? यह होता है जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जाए। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोर अंबर, वेरी इजी, ऑप्शन डी, दिक जोर अंबर। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? सप्तर्षि में गुण संधि है। इसका समूची संधि जो है सप्त प्लस ऋषि होता है। कौन सी? गुण संधि होगी यहाँ पर सप्तर्षि में। तो यहाँ दिया गया है गुण संधि, तो गुण संधि है। तो गुण संधि कौन सा है आप बताओ? तो ये होता है स्वर संधि का एक पार्ट होता है गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि। ये कंफ्यूज करेगा एग्जाम में, ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इसका क्लिक करना है। ये नहीं कि इनमें से कोई मार के आ जाना, इनमें से कोई नहीं, ये होगा गुण स्वर संधि, ऑप्शन ए। क्लियर। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, यह होगा विकल्प सी, निर्निमेष, ठीक है, निर्निमेष होगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, असूर्यन पश्या। अब्ज का अर्थ कोमल होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द अब्द का अर्थ क्या होगा? अब्ज का कमल होता है, अब्द का होता है बादल या गध, नीरद, पयोद, वारिद, वरिधर, इसका पर्यायवाची जो भी मानिए, तो यह होगा बादल, ठीक। बादल का पर्यायवाची भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में ई प्रत्यय हो। प्रत्यय क्या होता है? जो अंत में लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, विकल्प बी, ई प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 98 है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? वेरी इजी आंसर, जीवन का। अगला प्रश्न, पुलोमा पर्यायवाची शब्द है, किसका है पुलोमा? तो पुलोमा जो हो जाएगा पर्यायवाची हो जाएगा सची का, सची का। और इसका और भी पर्यायवाची, जैसे इंद्रानी हो गया, ठीक, इंद्रा हो गया, ये सभी इसका पर्यायवाची होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 है, आंखों का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका मतलब होता है मूर्ख या किंतु धनी होता है, ठीक, मूर्ख धनी, विकल्प बी। सभी 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए थे ना, आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। और भी जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो आप या आपके सहपाठी, उनको भी शेयर कीजिए आप लोग। और वीडियो में ना एक हाइप पॉइंट होगा, जहां पर वीडियो शेयर करने का ऑप्शन रहता है, वहीं पर आपको एक हाइप पॉइंट का ऑप्शन होगा। आप 3 बार वीडियो को हाइप कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, 1.8K का हाइप 3 बार आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मिलेंगे अगले टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।